हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में उपविषय भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत इसका भूगोल का चौथा अध्याय धरातल के रूप बदलने वाले कारक। धरातल पर रूप बदलने वाले कारक। देखिए, धरातल पर रूप बदलने वाले कारकों में दो प्रकार के कारक काम करते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। हम आंतरिक कारक इसके तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ने वाले हैं धरातल पर रूप बदलने वाले कारकों में बाह्य कारक। आज हम जानेंगे कि बाह्य कारक किस प्रकार धरातल पर परिवर्तन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने के लिए हम निम्न बिंदुओं को लेते हैं। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, किसके बारे में बताया गया? धरातल पर परिवर्तन के बारे में। तो धरातल पर परिवर्तन करने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक होता है आंतरिक बल। धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है आंतरिक बल और दूसरा होता है बाह्य बल। ये दोनों ही धरातल पर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। देखिए, आंतरिक बल के अंतर्गत जैसे पर्वत और पठार आते हैं। पर्वत पठार किस प्रकार आंतरिक बल के कारक होते हैं? आंतरिक बल का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर गतिविधि होना, पृथ्वी के अंदर ऐसे बलों का लगना कि पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब किनके माध्यम से आते हैं? ये सब पर्वत और पठारों के माध्यम से ही आते हैं। इस प्रकार आंतरिक बलों में पर्वत और पठार धरती पर, धरातल पर परिवर्तन का काम करते हैं। बाह्य कारक हैं जो धरातल पर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। ये बाह्य कारक कौन कौन से हैं? इन बाह्य कारकों में हमारी नदियां, पवने, समुद्री जल, जो समुद्री लहरें होती हैं, समुद्री लहरें और हिमानी, ये सभी कारक धरातल के बाह्य भाग पर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। धरातल के ऊपरी भाग पर परिवर्तन पर लाने का काम किसका होता है? इन सभी कारकों का होता है। जैसे कि हम जानते हैं सब क्या करते हैं, ये सभी कारक धरातल के ऊपर तोड़ फोड़ करते हैं और धरातल के ऊपर चट्टानों को तोड़ फोड़ करके ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो धरातल के ऊपर तोड़ फोड़ की प्रक्रिया और उन स्थान पर ले जाने की क्रिया को हम बोलते हैं अनाच्छादन। धरातल पर जो चट्टानों का तोड़ फोड़ की गई और तोड़ फोड़ करके ये जो एक स्थान पर लाके इकट्ठा किया गया, इस क्रिया को बोलते हैं अनाच्छादन क्रिया। अब अनाच्छादन क्रिया जैसे कि हमारा हेडिंग पड़ा अनाच्छादन। अब अनाच्छादन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? अनाच्छादन क्रिया के अंतर्गत तीन क्रियाएं सम्मिलित आती हैं। अनाच्छादन क्रिया में एक तो होता है अपक्षय। अपक्षय की क्रिया किसमें आती है? अनाच्छादन क्रिया में। अपर्दन की क्रिया भी किसमें आती है? अनाच्छादन की क्रिया में। और एक क्रिया होती है निक्षेपण। तो ये तीनों क्रियाएं अनाच्छादन क्रिया में ये तीन क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अब हम जानते हैं क्या होता है अपक्षय, क्या होता है अपर्दन और क्या होता है निक्षेपण। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपक्षय के बारे में कि अपक्षय क्या होता है। देखिए, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय में टूटे हुए जो भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता, चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं, ये कहलाता है अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अब अपक्षय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का अपक्षय कौन सा होता है? एक होता है हमारा भौतिक अपक्षय। इस क्रिया में एक क्रिया होती है हमारी भौतिक अपक्षय। अब ये भौतिक अपक्षय की क्रिया किस प्रकार होती है?
देखिए भौतिक अपक्षय में क्या होता है कि रात में, दिन में, माफ कीजिएगा, दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने से क्या होता है कि चट्टानें फैल जाती हैं, और रात को जब तापमान कम हो जाता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इसलिए दिन में गर्मी पड़ने से और रात में तापमान कम होने से क्या होता है, जब एक बार फैलती हैं एक बार सिकुड़ती हैं, तो इसके कारण चट्टानें टूटती हैं, और इसी क्रिया को हम बोलते हैं भौतिक अपक्षय। यह क्रिया कहलाती है भौतिक अपक्षय की क्रिया। इसके लिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि आप एक जलती हुई लालटेन को लीजिए, उसमें प्रकाश जल रहा है, अगर आप उस पर पानी डाल दें तो क्या होगा, उसका शीशा चटक जाएगा। कभी कभी आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि बाहर अगर कोई बल्ब जल रहा हो और लाइट आ रही हो तो देखा अगर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है तो बल्ब फूट जाता है। एक प्रकार से ये क्रिया जो होती है वो अपक्षय की ही क्रिया ही कहलाती है। दूसरी क्रिया आती है हमारी रासायनिक अपक्षय, यानी अपक्षय में रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है। तो देखिए रासायनिक अपक्षय जो होता है वो उसका जो कारण होता है, हम जानते हैं कि चट्टानों में क्या मिलाता होता है, चट्टानों में खनिज मिले होते हैं, चट्टानों में मिले होते हैं खनिज, और ये खनिज जो होते हैं वो जल के संपर्क में आने से, जब ये खनिज जल के संपर्क में आते हैं तो जल के संपर्क में आने से जो सेलें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। सेलें क्या हो जाती हैं, सेलें ढीली पड़ जाती हैं, सेलें मतलब कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब सेलें कमज़ोर पड़ जाती हैं तो क्या होता है, वो टूट जाती हैं। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय की क्रिया। अभी अपक्षय के अंतर्गत एक क्रिया और आती है जैविक अपक्षय। जानते हैं जैविक अपक्षय में क्या होता है। जैविक अपक्षय जो है वो जीव जंतुओं और मानव के द्वारा होता है। अपक्षय की क्रिया में जो हमारी तीसरी क्रिया आती है वो आती है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय जो होता है वो होता है जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा। अब हम ये जानेंगे कि जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा जैविक अपक्षय किस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि जहाँ चट्टानें होती हैं वहाँ बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, और ऐसे बहुत से जीव जंतु होते हैं जो चट्टानों में होल बना लेते हैं। चट्टानों में होल बनाने से वो क्या करते हैं, वो चट्टानों को कमज़ोर कर देते हैं। कुछ दूसरा अब आती है मनुष्यों के द्वारा अपक्षय किस प्रकार होता है। तो देखिए मनुष्य भी जैविक अपक्षय में एक बहुत बड़ी चट्टानों की तोड़फोड़ करता रहता है। किस काम के लिए, कभी सड़क निर्माण के लिए, कभी सुरंगें बनाने के लिए। तो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य चट्टानों की तोड़फोड़ करते रहते हैं। आपको पता हो कहीं कहीं पर्वतों पर, पहाड़ों पर चट्टानों में रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट से चट्टान को तोड़ दिया जाता है। इस सब से क्या होता है, इस सब से चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें, चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। इस तरह दरारें पड़ जाने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी अपक्षय क्रिया हुई, अपक्षय क्रिया में बताया गया कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने को अपक्षय की क्रिया कहलाती है। और अपक्षय क्रिया तीन प्रकार से होती है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ये तीनों आपको बता दी गई। अब आइए देखते हैं अगला बिंदु। तो अभी हमने जाना अपक्षय के बारे में। तो कौन सी क्रिया, जो बाह्य बल मतलब बाह्य रूप से धरातल को परिवर्तन लाने में सहायक होती है। अब जानते हैं दूसरी क्रिया अपर्दन के बारे में। देखिए अपर्दन किस प्रकार से होता है। तो प्रवाहित जल, किसका जल, नदियों का जल, समुद्री जल और हिमानी आदि शक्तियाँ ये क्या करती हैं, ये चट्टानों में तोड़ फोड़ करके उनके जो अवसाद होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। मतलब क्या करता है अपर्दन, क्या कार्य करता है। अपर्दन में जो भी प्रवाहित जल होता है, अब प्रवाहित जल के अंतर्गत किसका जल आ सकता है, नदियों का जल, समुद्रों का जल और हिमानी और पवन। ये चार चीज़ें होती हैं, हिमानी, पवन, नदी का जल और समुद्री जल। नदी ये सब कार्य करती हैं अपर्दन का।
ये क्या करती हैं, पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों को तोड़ फोड़ के ये उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं परिवहन के माध्यम से। यही क्रिया कहलाती है अपर्दन की क्रिया। देखिए, अपर्दन की जो क्रिया होती है वो मनुष्यों के माध्यम से होती है, वो मानव के माध्यम से होती है। मानव कैसे करता है? मानव क्या करता है, पृथ्वी पर भवनों का निर्माण करता है और भवनों के निर्माण करने में वो क्या करता है, बहुत सारी वनस्पतियों को साफ करता है, उन्हें नष्ट करता है। इस प्रकार मानव भी अपर्दन का कार्य करता है, अपर्दन की क्रिया में सहायक होता है। अगली क्रिया आती है हमारी निक्षेपण क्रिया। मतलब ये निक्षेपण का काम कैसे होता है, निक्षेपण क्रिया किस प्रकार होती है। तो अभी हमने बताया निक्षेपण जो होता है वो अपर्दन का ही परिणाम होता है। मतलब ये जो हमारी निक्षेपण क्रिया होती है वो कुल मिला के इस अपर्दन क्रिया का ही परिणाम होती है। तो निक्षेपण अपर्दन क्रिया का परिणाम कैसे होती है? अभी हमने आपको बताया कि नदियों का जल, हिमानी, पवन और समुद्री जल क्या करता है, चट्टानों को तोड़ फोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो क्या होता है कि जब काफ़ी दूर स्थिति पर जाकर इनका जो बहाव होता है, नदी के जल का बहाव स्लो बढ़ जाता है, धीमे पड़ जाता है और पवन की गति भी धीमे पड़ जाती है। वहीं क्या होता है कि ये जो चट्टानों का जो अवसाद था इसे ये कहीं पर इकट्ठा कर देते हैं। ये कहीं पर क्या हो जाता है, जो भी अवसाद होता है वो एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और वही क्या कहलाता है, वो निक्षेपण कहलाता है। तो देखिए ये तीन प्रक्रियाएं कौन कौन सी, अपक्ष की क्रिया, अपर्दन की क्रिया और निक्षेपण की क्रिया। इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर निम्न परिवर्तन होते हैं। इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं कि इन क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, नदियों का जो तेज वेग होता है वो चट्टानों के धरातल को काटकर, उनकी तली को काटकर उनमें वी आकार की घाटी बनाता है। ये घाटियाँ कभी आपने देखी होंगी पहाड़ियों के बीच में। मतलब पहाड़ियों के बीच में क्या सा होता है कि दो पहाड़ हैं इस तरह से और उनके तली में नदी बह रही होती है। तो पहाड़ ऊंचाई पर है और तले तो बी एक प्रकार से बिल्कुल बी आकार की घाटी बनकर आती है, बी आकार की घाटी। तो बी आकार की जो घाटी होती है वो क्या निर्माण करती है, नदियाँ उसका निर्माण करती हैं। तो एक तो ये सब तीनों क्रियाएं बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं और कभी कभी यही क्रियाएं यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। तो देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। हिमानी देखिए होगी ना, हिमानी मतलब हिमनद, ग्लेशियर। जब ग्लेशियर पिघलते हैं और पिघल कर वो एक साथ उनका जल नदियों में गिरता है तो वो कहीं एक स्थान पर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है और अवसाद इकट्ठा होने पर वहाँ पर क्या बनती है, वहाँ पर यू, अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की घाटी बन जाती है। यू आकार की घाटी बनती है किसके द्वारा, हिमनद के पिघलने से यू आकार की घाटी बनती है। एक तीसरा काम करते हैं ये तीनों कार्य, जल प्रपात। जल प्रपात कैसे होता है, पर तेजी के साथ नीचे गिरता है। मतलब कोई खड़ा ढाल है, यहाँ नदी बह रही है और नदी जो बह रही है ये ऊंचाई से इस खड़े ढाल पर नीचे गिरती है, तो इसको बोलते हैं जल प्रपात की क्रिया। अभी इसके अंदर और भी क्रिया हैं, वो तो समझाते हैं अगले शेष बिंदुओं में। तो देखिए अब देखते हैं चौथा बिंदु। अभी हमने डेल्टा जल प्रपात के बारे में जाना, बी आकार की घाटी के बारे में जाना, यू आकार की घाटी के बारे में जाना। अब देखते हैं कि अपर्दन और अपक्ष की क्रियाएं एक और परिवर्तन करती हैं किस पर, धरातल पर, विसर्प। ये विसर्प का मतलब क्या होता है, विसर्प। तो देखिए विसर्प का मतलब होता है नदियों का सीधे ना बहना। कोई नदी है अगर वो सीधी बह रही है तो विसर्प आकार की नदी नहीं है। जब नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ये जो क्रिया है वो विसर्प क्रिया कहलाती है। ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, विसर्प क्रिया। तो यानी कि धरातल पर इन तीन क्रियाओं जो बताई थी अपक्ष अपर्दन, उनके माध्यम से एक और परिवर्तन होता है विसर्प, कि नदियां टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने लगती हैं। हमारा अगला बिंदु आता है डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे बनता है डेल्टा। नदियां समुद्र में गिरने से पहले क्या होता है, नदियों का वेग कम हो जाता है। जब समुद्र में गिरने से पहले नदियों का वेग कम हो जाता है तो नदियां अपने साथ बहाकर जो अवसाद ले जाती हैं वो समुद्री किनारे जाकर इकट्ठा हो जाता है। मतलब वो जो अवसाद है निक्षेपण के रूप में एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने से क्या होता है कि मान लो ये एक नदी बह रही है और ये क्या हुआ कि जब सागर में गिरने वाली थी तो इसका वेग कम हो गया।
ये सब साथ यहाँ पे इकट्ठा हो गया। जब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो नदी क्या करेगी, अपना मार्ग यहाँ से निकालेगी, ये अपना मार्ग यहाँ से निकालेगी। बीच में ये जो क्या बन जाएगा, टीला जो बन जाएगा, जो नीचे बड़ा, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। एक पर डेल्टा, तो इस प्रकार नदियाँ ही डेल्टे का निर्माण करती हैं। हिमानी के बारे में अभी बताया गया था। हिमानी क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं। जब बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है और ऊंचाई तक खड़े हो जाते हैं बर्फ़ों के पहाड़, वो सब क्या कहलाती है, वो हिमानी कहलाती है। हिमानी से किसका निर्माण होता है, हिमानी से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, अगला बिंदु है हमारा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप कैसे बनता है, तो ये बालू का जो स्तूप बनता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवनें बहती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवनों का वेग कम हो जाता है, पवनों का जो वेग है जब कम हो जाता है तो क्या होता है, तो पवनों के साथ जो कण, पवन अपने साथ जो कण भाग लाती हैं वो किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे क्या होता है, एक टीले का निर्माण होता है। उनसे एक टीले का निर्माण होता है। इस टीले के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप। पवनों के साथ बहाकर लाए गए धूल कणों का एक जगह इकट्ठा होना, टीलों का निर्माण होना, मतलब बालू का स्तूप कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का चौथा अध्याय धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के, बाह्य कारकों के बारे में जाना। आप सभी घर पर पाठ का अध्ययन जरूर करें, वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अध्ययन करते रहें। थैंक यू।